So, when we discuss first law of thermodynamics, so in that specific heat का that variation is required because हम specific heat use करते हैं. तो there are two types of specific heat at constant volume and at constant pressure. If a gas is heated at constant pressure and at constant volume मतलब closed container, मतलब जिसका volume expand नहीं कर सके. जैसे हमारा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाते हैं तो वो नॉर्मली एक्चुअली वो आइडियल सिस्टम है नहीं, बट फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर सपोज आप चावल पकाते हो एक प्रेशर कुकर में और उसी चावल को एक ओपन कंटेनर में पकाते हो तो ज्यादा हीट की जरूरत तब होती है व्हेन इट इज हीटेड इन ओपन कंटेनर. अगर ओपन कंटेनर में पकाते हो तो ज्यादा हीट वेस्ट हो जाता है बिकॉज ओपन कंटेनर में क्या होता है उसका वॉल्यूम फैलते रहता है, वो इवेपोरेट वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता रहता है, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है. तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड when it is heated in open container. और अगर closed container है तो closed container में heat की जरूरत कम होती है बिकॉज वहां पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं होता. तो if volume is not expanded मतलब no work is done, अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है गैस में तो कोई वर्क नहीं होता. So there are two types of specific heat at constant volume and at constant pressure. At constant प्रेशर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पहला CV. अगर मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है जो क्लोज्ड है मतलब ये एकदम सील्ड है, यहाँ पे सील्ड है, ये एक्सपैंड नहीं कर सकता, यहाँ इसके अंदर कुछ भी गैस है. व्हेन हीट इज गिवन तो सपोज स्पेसिफिक हीट इज व्हाट हीट गिवन टू इंक्रीज इट्स टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मान लो पहले इसका टेंपरेचर T था, इट इज हीटेड लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ये सील्ड है मतलब पूरा क्लोज्ड वॉल्यूम है. तो यहाँ पे टेंपरेचर T+1 हो गया. इट्स टेंपरेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं एक्सपैंड हुआ, एकदम क्लोज्ड है मतलब ये सील्ड है, ये जो पिस्टन है वो सील्ड है, वो मूव नहीं कर सकता. When this piston is sealed, whatever heat is given, that heat is used to increase its temperature by 1 degree Celsius. पूरा हीट जो दिया हमने उसने केवल हीट किया मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, बट कोई वर्क नहीं हुआ बिकॉज दैट गैस इज नॉट एक्सपैंडेड. So whatever heat is given to that system, the complete heat is used to increase its temperature, increase its internal energy. वो अंदर को हीट करता है लेकिन कोई वर्क नहीं होता बिकॉज वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है. So इस केस में इतना ही हीट जरूरत है मतलब Q. सेकंड केस एट कांस्टेंट, so no work is done. No work is done. कोई वर्क नहीं हुआ बिकॉज नो एक्सपेंशन. यहाँ पे गैस एक्सपैंड नहीं हुआ बिकॉज ये पूरा सील्ड था ना, ये पिस्टन को मैंने सील करके रखा हुआ. So whatever heat is given, that heat is used to increase internal energy. जो हमने पूरा heat दिया ना, given heat is used to increase its internal energy, no work is done. Given heat is used to increase its internal energy. वो केवल इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है मतलब जो हम हीट दे रहे हैं उससे उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं CP एट कांस्टेंट प्रेशर. सो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्या हुआ व्हेन हीट इज गिवन टू दिस गैस ना, सो बिकॉज ऑफ राइज इन टेंपरेचर अंदर का प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स एकदम ज्यादा कोलाइड करने लगे चारों तरफ दीवार से, तो प्रेशर इंक्रीजेस. क्लियर? व्हेन हीट इज गिवन प्रेशर इंक्रीजेस बट वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ. इन द सेकंड केस इफ दैट पिस्टन इज फ्री टू मूव, ये पिस्टन हमारा फ्री है मूव करने के लिए, ये फ्री है, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है, ये सील नहीं है. इन दैट केस इफ हीट इज गिवन तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा बिकॉज उसको प्रेशर मेंटेन रखना है. प्रेशर अगर यहाँ पे P है, टेंपरेचर T है, इधर टेंपरेचर 1 से बढ़ा दिया लेकिन प्रेशर अभी भी सेम है, नो चेंज इन प्रेशर. तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम था दैट वॉल्यूम एक्सपैंडेड बिकॉज प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, तो हमने हीट दिया. तो इन दिस केस दोनों चीजें हो रही हैं, उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा मतलब टेंपरेचर भी 1 डिग्री से एक्सपैंड हुआ, इंक्रीज हुआ, और प्रेशर मेंटेन है. तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जैसे यहाँ पे होता था ना कि व्हेन दैट गैस इज हीटेड तो मॉलिक्यूल्स एकदम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करेंगे वॉल में, पिस्टन के वॉल में, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेशर, वॉल पे प्रेशर इंक्रीज कर देता था. इन दिस केस प्रेशर को इंक्रीज करना अलाउ नहीं बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर हम देख रहे हैं मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए. तो जो हमने हीट दिया because of that given it is expanded, this piston is free to expand मतलब free to move, ये piston move कर सकता है. तो यहाँ पे whatever heat is given in this case, that heat is used to increase its internal energy मतलब temperature तो increase हुआ plus यहाँ पे थोड़ा सा work भी हुआ. This is what work because that gas is expanded. So in this case the total given heat, अब जब हम constant pressure पे total heat दे रहे हैं तो वो दो काम कर रहा है.
इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और वर्क भी कर रहा है. सो यहाँ पे गिवन हीट इज इट दैट गिवन हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. उसने टेम्परेचर बढ़ाया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाया टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट दे रहे हैं वो दो काम कर रहा है. वो इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है और वर्क भी कर रहा है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में व्हाटएवर हीट इज गिवन दैट हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स टेंपरेचर ओनली. वो केवल टेंपरेचर बढ़ा रहा था, मतलब इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा बट कोई वर्क नहीं हुआ था. यहाँ पे वर्क डन इज जीरो बिकॉज़ दैट गैस इज नॉट एक्सपेंडेड. इफ गैस इज नॉट एक्सपेंडेड, पिस्टन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. फोर्स तो अप्लाई हुआ, इसमें प्रेशर बढ़ गया, फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, मतलब कोई वर्क नहीं हुआ. गैस इज नॉट एक्सपेंडेड. तो इन द फर्स्ट केस द टोटल हीट व्हिच इज गिवन दैट हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. सेकंड केस में दोनों काम हो रहा है, टेंपरेचर भी राइज कर गया, वर्क भी हुआ. सो इन दिस केस व्हाटएवर हीट इज गिवन दैट हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. वो इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा रहा है और एक्सपेंशन हुआ, तो एक्स्ट्रा वर्क इज डन. तो Cp की वैल्यू होती है एट कांस्टेंट प्रेशर मोर हीट इज रिक्वायर्ड देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम में थोड़ा सा हीट देना पड़ा, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया उसने. कांस्टेंट प्रेशर पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ दैट हीट हैज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बिकॉज़ दैट गैस इज एक्सपेंडेड. तो दो काम हो रहे हैं. कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे केवल एक काम हो रहा था, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था. कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों काम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा और वर्क भी हुआ. क्लियर? सो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. जो Cp की वैल्यू होती है ना वो Cv से ज्यादा होती है. तो वी कैन रिलेट दीस टू, द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. Cp दो काम करता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, वर्क करता है. Cv केवल एक काम करता है, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है. So Cp is always greater than Cv. The specific heat at constant pressure is always greater than specific heat at constant volume. जो इनमें रिलेशन होता है Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है R. अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ये जो Cp है ना that is molar heat specific constant. मतलब ऐसा specific heat is what? You can increase temperature of a gas of 1 gram या 1 मोल. तो दो टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है. To increase 1 gram that is normal specific heat and to increase temperature of a substance of 1 mole that is called molar specific heat. तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये जो Cp Cv है ना ये मोलर स्पेसिफिक हीट है. यहाँ पे ध्यान देना, मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट मींस एक 1 मोल का टेम्परेचर को अगर बढ़ाना है. तो नॉर्मल स्पेसिफिक और मोलर स्पेसिफिक में रिलेशन क्या होता है? जिससे हमारा नॉर्मल स्पेसिफिक हीट होता है, नॉर्मल स्पेसिफिक को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. C, स्मॉल c. तो C क्या था? Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा T टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम. तो वो जब 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं दैट इज नॉर्मल स्पेसिफिक हीट. नॉर्मल स्पेसिफिक हीट व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम. केवल 1 ग्राम है, 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं दैट इज नॉर्मल स्पेसिफिक हीट. 1 मोल का टेम्परेचर का बढ़ाते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. तो कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन n डेल्टा T होता है. यहाँ पे m मास था और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल. तो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में मास आता है, 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल आता है, 1 मोल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. क्लियर? सो दिस हियर इज व्हाट? मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट. नाउ वी कैन रिलेट, इन दोनों को हम रिलेट करते हैं. स्मॉल c मतलब नॉर्मल स्पेसिफिक हीट, कैपिटल C मतलब मोलर स्पेसिफिक. नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन m डेल्टा T बिकॉज़ हम मास का टेम्परेचर, वो गैस के मास को इफेक्टिव मतलब मास को कंसीडर कर रहे हैं. 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो दैट इज नॉर्मल स्पेसिफिक हीट. और अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं. जरा यहाँ पे देखो, n नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. रिलेशन बिटवीन स्मॉल c एंड कैपिटल C. अगर हम नॉर्मल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को रिलेट करते हैं तो ये जो हमारा कैपिटल C है ना, ये बहुत आसान है. Q अपॉन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल की जगह लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू डेल्टा T. जो नंबर ऑफ मोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. इस मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाओ तो C इज इक्वल टू मान, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M इंटू Q अपॉन m डेल्टा T. यही हमारा क्या था? Q अपॉन m डेल्टा T. दैट इज व्हाट?
Q upon m delta T is what normal specific heat. तो C is equal to m into small c. Clear? Where m is molecular mass. Molecular mass of that gas. कोई भी गैस है. तो अगर हम CV लिखते हैं तो CV is equal to क्या होगा m into small cv और CP लिखोगे तो क्या होगा m into small cp where m is the molecular mass of that gas. So we can relate molar specific heat and normal specific heat. Clear? So when you have to increase temperature of a substance of 1 mole, that is molar specific heat, and if you have to increase the temperature of a substance of 1 gram, then it is normal specific heat. 1 gram के temperature को बढ़ा रहे हैं normal specific heat, 1 mole के temperature को increase कर रहे हैं that is molar specific heat. Okay, so this is what the relation between normal specific heat and molar specific heat. अब कभी कभी जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दिया रहता है जो हमारा Cp माइनस Cv का रिलेशन होता है R ना. अगर मान लो जैसे क्वेश्चन पूछता है फॉर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के लिए अपने को फाइंड करो Cp माइनस Cv. देखो मोलर स्पेसिफिक में तो आंख मूंद के R बोलो, मोलर स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या होता है Cp माइनस Cv इज R, लेकिन ये मोलर नहीं है, ये स्मॉल c से मैंने रिप्रेजेंट किया है वेयर c इज नॉर्मल स्पेसिफिक हीट. नॉर्मल स्पेसिफिक हीट. आप देखो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में रिलेशन निकालना है तो हमारा वही रिलेशन यूज करो. Cp क्या हो जाएगा mCv mCp माइनस, अगर मोलर में ले जाते हैं सॉरी Cp हमारा क्या होगा Cp बाई m माइनस Cv बाई m. मोलर में मैंने कन्वर्ट कर दिया बिकॉज मोलर वाला डिफरेंस हमको मालूम होता है. मोलर स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है दैट इज आर. ये क्या हो जाएगा Cp बाई m माइनस Cv बाई m इज इक्वल टू, अपने को फाइंड करना है तो यहां से क्या करो Cp माइनस Cv. चलो ये हमारा यही फाइंड करना था ना, तो ये मान लो मैंने x ले लिया तो वही x निकालना है अपने को. तो Cp माइनस Cv डिवाइड बाय m कर सकते हो इसको, m को मैंने एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू x. Cp माइनस Cv तो सबको मालूम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस r रहता है. तो अगर यहाँ पे हम इसको सब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा r बाई m इज इक्वल टू व्हाट x व्हिच इज इक्वल टू r बाई m मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28. तो मोलर स्पेसिफिक हीट में जो डिफरेंस होता है दैट इज आर द डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक. इसे मैंने बता दिया कहीं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस कभी पूछेगा नहीं बिकॉज उसको मालूम है, सबको मालूम रहता है कि Cp माइनस Cv इज आर, हर कोई यही कर देता है. लेकिन वो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस अगर पूछ रहा है तो वहां पे उस गैस का मॉलिक्यूलर मास इफेक्टिव हो जाता है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास मैटर करता है. मोलर स्पेसिफिक हीट में गैस का मॉलिक्यूलर मास मैटर नहीं करता. इफ अगर वो पूछ रहा है कि फाइंड द मोलर स्पेसिफिक डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट देन इट इज इक्वल टू R फॉर ऑल द गैसेस. कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी हो, Cp माइनस Cv R ही रहता है व्हेन यू हैव टू टेक द डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट. बट नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में ये बदलते रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखो वही पूछा था Cp माइनस Cv. सो इसकी जगह मैंने क्या किया मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन मास माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय मास नहीं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू x. दैट x यू हैव टू फाइंड m एलसीएम ले लिया, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सो यू विल गेट x की वैल्यू. क्लियर? सो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में जो डिफरेंस है होता है वो वेरी करता जाता है. अब यहाँ पे हमारा जो रिलेशन था Cp माइनस Cv, दैट Cp माइनस Cv इज R. दिस इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला. और इनका हम रेशियो लेते हैं तो ये हमारा अगर रेशियो ले रहे हैं इन दोनों का, ये एक्चुअली यूज होने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ. इनका जो रेशियो होता है Cp दैट इज पॉइजन रेशियो Cp बाई Cv व्हिच इज इक्वल टू गामा. तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारा समझो फर्स्ट इक्वेशन एंड Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, दैट इज सेकंड इक्वेशन. इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं ना तो Cp और Cv इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूशन यहां से उसको सॉल्व करोगे तो Cv आ जाता है R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp आता है गामा इनटू R अपॉन गामा माइनस 1. if you are simplifying these two equation ना, यहाँ से क्या करो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, Cp हटा दो, Cp की जगह क्या लिख सकते हो गामा Cv, and then after simplifying you will get Cv is equal to R upon gamma minus 1. ये याद रखना, and Cp is equal to gamma into R upon gamma minus 1. जहाँ पे गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए बदलते रहता है, ट्राइएटॉमिक के लिए. तो अगर मोनो है, मोनो, डाया और ट्राया, तो मोनो के लिए होता है 5/3, डाया के लिए होता है 7/5 और इसके लिए होता है 4/3. ये याद रखना, इन्हीं तीनों को याद रखना.
तो फॉर मोनोटॉमिक इट इज 5/3, फॉर डायटोमिक इट इज 7/5 एंड फॉर ट्रायटोमिक इट इज 4/3। अब ये तो मैंने यहाँ पे बताया बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीपीसीबी। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं तो वो हीट दो फॉर्म में यूज होता है। सपोज हमारे पास कोई गैस है एंड हीट इज गिवन टू दैट गैस। सो जो हीट गिवन होता है वो दो चीजें चेंज करता है, इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर। समटाइम वर्क इज डन, समटाइम वर्क इज नॉट डन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कौन सा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को चेंज करते जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, whenever heat is given to a substance, किसी भी substance को अगर हम heat देते हैं, that given heat, मान लो हमारे पास यहाँ पे गैस है, गैस सिलेंडर, ये उसका पिस्टन है, that piston is free to move, तो हम अगर इसको heat देते हैं, इसका internal energy U है। So when heat is given to that gas, तो वो क्या करेगा, पहले इसको हीट करेगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है, और अगर ये सपोज पिस्टन मूव कर गया बिकॉज इट इज फ्री टू मूव, सो इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम U टू डेल्टा U, मतलब डेल्टा U से थोड़ा चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया, और यहां से यहां तक का एक्सपेंशन हुआ, दैट इज व्हाट वर्क डन। तो टोटल जो गिवन हीट था, गिवन हीट दो चीजों में यूज हुआ, टोटल गिवन हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, दैट गिवन हीट इज यूज्ड टू increase its internal energy plus work done। ठीक है, ये हमारा टोटल हीट आया, उस हीट में दो काम किया, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाया और वर्क हुआ। मान लो तुम जॉब करे, तुम्हारी सैलरी आई, तो सैलरी में कुछ पार्ट हम जमा करते हैं अपने अकाउंट में, बैलेंस रखते हैं, और कुछ पार्ट हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम डॉक्टर बनने के बाद महीने का 3 लाख कमाए, 3 लाख में तुम 2 लाख सेविंग कर रहे हो, 1 लाख अपना खर्च कर रहे हो पर मंथ का, तो तुम्हारा 2 लाख की जो सेविंग हो गई वो एक इंटरनल एनर्जी है जो स्टोर हो गया है, वो खर्च नहीं हुआ, और ये हमारा वर्क, तो 3 लाख में हमारा 2 लाख सेविंग हो गई और 1 लाख का हमने वर्क किया। मान लो तुमने कोई खर्च ही नहीं किया, पूरा का पूरा सेविंग कर लिया तुमने 3 लाख का, तो इंटरनल, अगर वर्क नहीं होता तो पूरा जो गिवन हिट होता है, अगर वर्क नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं कर रहे हो, तो पूरा जो सैलरी है वो इंटरनल एनर्जी, मतलब पर बैंक में बैलेंस है, ठीक है। और कभी अगर वर्क ज्यादा हो गया, मान लो 3 लाख में तुमने 2.5 लाख खर्च ही कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 50,000 केवल। सो द टोटल हीट, जो हमारा पूरी सैलरी आ रही है वो बैंक बैलेंस में कुछ ऐड हो रहा है, और कुछ हम खर्च, जो खर्च कर देंगे वो निकल जाएगा, जो बचेगा वो बैंक बैलेंस हो गया अपना। सो टोटल गिवन हीट, जो हम उस गैस को हीट देते हैं, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर। अब देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी दिस, इसको ऐसा लिख, Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U प्लस W। अब Q हमारा हीट है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हीट आता है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, सो डेल्टा U की वैल्यू होती है NCV डेल्टा T। ये एकदम याद रखो, किसी भी प्रोसेस में, कोई भी अगर प्रोसेस हो, जब मैंने बताया था ना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डब्बा एकदम बंद है, क्लोज्ड डब्बा है, वर्क होना ही नहीं है, तो अगर वर्क होना ही नहीं है तो जितना भी हीट आएगा वो पूरा का पूरा क्या इंक्रीज करेगा, उसका इंटरनल एनर्जी। क्लियर। सो व्हेन इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, जब क्लोज्ड वॉल्यूम वाला सिस्टम था, मतलब खर्चा होना ही नहीं है, वो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो खर्चा ही नहीं होगा, सो व्हाटएवर टोटल हीट इज गिवन टू दैट गैस, वो पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, बिकॉज कोई वर्क होता नहीं। तो इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा T पे ध्यान देना कि टेम्परेचर बदलना चाहिए, जब से हीट दिया गैस को, गैस का टेम्परेचर चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि डब्बा क्लोज्ड है ना, वर्क तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक साइड से हीट आ रहा है, दूसरी साइड से हीट निकलता जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर नहीं बदल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो डब्बा बंद है ना, तो मतलब तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि तुम सैलरी, तुम्हारा 3 लाख सैलरी है, तुम कुछ खर्चा नहीं करो, लेकिन 3 लाख तुम्हारा टैक्स ही कट गया, तुमने खर्चा भी नहीं किया, वो पूरा 3 लाख तुम्हारा टैक्स कट गया, इसका मतलब तुम्हारा बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कुछ खर्च तो नहीं किया, तुमने पर्सनल 3 लाख सैलरी में से तुमने अपना कुछ नहीं खर्च किया, लेकिन जो तुम्हारा 3 लाख है वो टैक्स कट गया, गवर्नमेंट का ऐसा रूल आ गया, पूरी सैलरी तुम्हारी टैक्स में जा रही है, तो उस केस में क्या हो, ना तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा, ना ही तुमने कुछ खर्चा किया। तो ऐसा भी सिस्टम होता है, मान लो डब्बा बंद है, डब्बा बंद है मतलब फैल नहीं सकता, वो
बट हीट इज गिवन टू दैट सिस्टम एंड टोटल हीट मान लो कि लॉस हो गया सराउंडिंग में, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर का नहीं बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ और वर्क भी नहीं हुआ। तो ऐसे भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये याद रखना, ये मैंने उस केस की बात की कि जब डब्बा बंद है और हीट लॉस नहीं हो रहा है, डब्बा क्लोज्ड है मतलब वर्क नहीं होना है, एंड व्हाटएवर टोटल हीट इज गिवन टू दैट सिस्टम, दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। वो उस हीट से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। सिस्टम में लॉस नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं कट रहा है। क्लियर, तुम्हारा टैक्स नहीं कट रहा है, जो सैलरी है पूरी की पूरी बैंक में डिपॉजिट हो गई, तुमने उसको खर्च ही नहीं किया। सो डेल्टा इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क तब होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, पी डेल्टा वी। ये हर एक प्रोसेस में हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मतलब डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस में ये यूज कर सकते हो, वर्क किसी भी प्रोसेस में हम इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर करके इक्वल डेल्टा वी, प्रेशर वेरिएबल होगा तो पूरा इंटीग्रेट करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस के लिए इसका वर्क रटा वो रटेंगे हम, लेकिन ये सब में एप्लीकेबल है। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी फॉर ऑल द प्रोसेसेस। वर्क इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। यही याद रख लो, वर्क कोई भी प्रोसेस हो वर्क का यही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। क्लियर। अब देखो हम एक एक हम पार्टिकुलर प्रोसेस में जाएंगे। सो फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा एक एक प्रोसेस में डिस्कस करने वाला, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक देन आइसोबैरिक। दो प्रोसेस में पहले डिस्कस करता हूं। फर्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ। तो जब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब वर्क नहीं होगा, बिकॉज वर्क क्या मैंने बताया, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। मतलब डब्बा एकदम बंद है, तुम्हारा पर्सनल कोई खर्च है ही नहीं। तो जब तुम्हारा कोई पर्सनल खर्च है ही नहीं, तो जो तुम्हारी सैलरी आएगी 3 लाख वो डायरेक्ट किसमें ऐड हो जाएगी, बैंक अकाउंट में, तुम्हारा बैंक डिपोजिट हो जाएगा वो। तो पूरा तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई वर्क होता नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, पी डेल्टा वी ही जीरो था, तो पी इंटू जीरो विच इज जीरो, नो वर्क इज डन। जो तुम्हारी सैलरी है तुमने कुछ खर्च किया ही नहीं, पूरा पूरा जमा कर लिया अपने बैंक में। तो जो टोटल हीट आया, जो टोटल हीट गया वो किसमें ऐड हो गया, इंटरनल एनर्जी में, बिकॉज वर्क तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ पे डेल्टा यू की जगह लिख सकते हैं, मतलब जब वर्क नहीं किया तो जब हीट दोगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। तुमने जो सैलरी है तुमने उसमें कुछ खर्च नहीं किया, बैंक में जमा किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना तुम्हारा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो व्हाट वी कैन राइट, टोटल गिवन हीट इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। मैंने बताया डेल्टा यू में किसी भी प्रोसेस में यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन सी वी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हीट हमने दिया उससे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ये हमारा मान लो टीवी अगर ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ठीक है, तो जो हमने हीट दिया उससे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा प्रोसेस जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हुआ। व्हाटएवर हीट इज गिवन, दैट हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा पिस्टन के अंदर, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वो डब्बा क्लोज्ड है एकदम, पिस्टन क्लोज्ड है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर गया। दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, अभी आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, जैसे हीट दोगे अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कैसा, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो जो गैस है वो एक्सपैंड कर जाएगा, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर अगर डब्बा बंद रहता है ना तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, अगर डब्बा फ्री है, फ्री फॉर एक्सपेंशन, तो हीट देने पे वो एक्सपैंड होकर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है। तो इन दिस केस दोनों चीजें होने वाली हैं, मतलब हमारा जो सिस्टम था ऐसे यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था, इट इज गिवन सम हीट Q, तो इससे क्या हुआ, उसका एक्सपेंशन भी हो गया, मतलब ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो एक्सपैंड किया, पिस्टन ऊपर भाग गया और इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ, तो डेल्टा यू भी हुआ और वर्क भी हुआ। सो इन दिस केस टोटल गिवन हीट दो चीजों में यूज हो रहा है। जो टोटल गिवन हीट है दैट गिवन हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन फॉर एक्सपेंशन ऑफ दैट गैस। वो जो गैस एक्सपैंड हुआ तो उस केस में कितना वर्क हुआ, दैट इज W एंड Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू का फिर से वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा यू मैंने बताया हर जगह ये यूज कर सकते हो, N
CV डेल्टा टी प्लस वर्क क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है P डेल्टा V, बिकॉज इन दिस केस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हमको इंटीग्रेशन यूज करना नहीं है। वैसे हर जगह इंटीग्रेशन ऑफ P dV होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो व्हाटएवर इज द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द वर्क P इनटू डेल्टा V। दिस इज व्हाट, अरे डेल्टा यू नहीं यार, ये डेल्टा सॉरी Q है, टोटल गिवन हीट, जो हमने टोटल हीट दिया उससे उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा और वर्क भी हुआ। मतलब अभी जो तुम्हारी सैलरी आ रही है उससे तुम्हारा थोड़ा पैसा तुमने मान लो 3 लाख आया तो 2 लाख तुमने जमा कर दिया और 1 लाख खर्च कर लिया। पहले केस में क्या था, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस में कुछ खर्चा था ही नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, पूरा का पूरा सैलरी तुम्हारा किस में जा रहा है, जो सैलरी है वो पूरा बैंक डिपॉजिट में गया, मतलब पूरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया। जो तुम बैलेंस करते वही तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है ना, वही तुम्हारे पास रहेगा, जो खर्च कर दिया वो तो नहीं रहेगा ना, जो वर्क में खर्च हो गया हो गया। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टोर रहता है उस गैस के अंदर, और जो वर्क हो जाता है वो स्टोर नहीं रहता, वर्क तो लॉस हो जाता है फिर हमारा। क्लियर, जो पैसा तुम खर्च कर दोगे वो थोड़ी ना हमारे पास आएगा, जो हमारे बैंक में रहेगा वही रहेगा। तो बैंक वाला पैसा इंटरनल एनर्जी है और जो खर्चा हो गया वो वर्क है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है। अब इस पे अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए याद रखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन CV डेल्टा टी, वर्क इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब अगर मान लो कोई मैं ग्राफ देखता हूं, अब हमको क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जैसे PV ग्राफ दे दिया, क्वेश्चन मान लो ऐसा, वो हमको क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए PV ग्राफ दिया, मान लो ये हमारा P है ये V है, एक प्रोसेस ऐसा दे दिया है जिसमें प्रेशर 10 है, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ 10 to 20, ये सब ऐसा यूनिट में मैं ले रहा हूँ, मीटर क्यूब, ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब सब ऐसा यूनिट में लिया मैंने। तो A to B गया कोई गैस, मतलब गैस का एक्सपेंशन हुआ A to B, तो फाइंड द, तीनों चीजें निकालना है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क और द टोटल हीट, तीनों चीजें अपने को फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम, उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 मीटर क्यूब। अगर मैं जाता हूँ वर्क पे, तो वर्क तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, वर्क का फॉर्मूला, ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क होता है P डेल्टा V, P मालूम है कोई झंझट नहीं, डेल्टा V 20 - 10 वो भी 10, मतलब 100 जूल का वर्क हो गया। ठीक है, वर्क तो निकल गया। डेल्टा U पे आओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला याद रखा हुआ है वो क्या है, N CV डेल्टा T, याद करके बैठे हैं हम लोग। डेल्टा T चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे तो टेम्परेचर का स्केल ही नहीं है, जो ग्राफ है वो हमारा वो PV ग्राफ है, टेम्परेचर वाला ग्राफ ही नहीं है, टेम्परेचर का कुछ डेटा है ही नहीं अपने पास। तो अगर हम डेल्टा U निकालने जाते हैं N CV डेल्टा T, तो डेल्टा T को हटाना पड़ेगा, बिकॉज इस ग्राफ में कहीं पे डेल्टा T है ही नहीं, जो हमारा ग्राफ प्लॉटेड है वो किसमें है, प्रेशर और वॉल्यूम में, डेल्टा T का ग्राफ ही नहीं है, तो डेल्टा T हटाओ। व्हाट वी कैन राइट, N CV, CV की जगह क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा T इज व्हाट, T2 माइनस T1। फिर मैंने CV को हटा दिया, डेल्टा T क्यों मैं हटाने का ट्राई कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास इस स्केल में जो ग्राफ दिया है PV ग्राफ है, तो उसमें कहीं डेल्टा T है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अभी मान लो हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, ठीक है, तो nRT2 माइनस nRT1, आइडियल गैस इक्वेशन से nRT2 क्या होता है, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो ये हमारा फाइनल nRT है, ये इनिशियल nRT है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं P2V2 और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं P1V1। सो व्हाट वी कैन राइट, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको टेम्परेचर नहीं दिया था, हमने टेम्परेचर को हटा ही दिया। डेल्टा T, इंटरनल एनर्जी में हमको डेल्टा T चाहिए था, वर्क में तो डेल्टा T नहीं चाहिए था, लेकिन इंटरनल एनर्जी में डेल्टा T है एक्सप्रेशन में। डेल्टा T का कुछ स्केल में मालूम ही नहीं, टेम्परेचर दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, तो हमने उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। CV की जगह मैंने क्या लिखा, R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, जो नहीं मालूम था, T2 माइनस नहीं मालूम, हटाओ इसको, तो मैं क्या लिखा nRT2 माइनस nRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। nRT2 क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, तो nRT2 इज व्हाट, P2V2, nRT1 इज व्हाट, P1V1, तो P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। बस यही अपना इंटरनल एनर्जी। अब इसमें तो सारे डेटा मालूम है हमको, P2V2 ये हमारा पॉइंट B वाला, तो प्रेशर कितना है 10, वॉल्यूम कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 माइनस P1V1 10 इंटू 10 डिवाइड बाय गामा, गामा हमारा गामा दिया नहीं लेकिन गैस दिया है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन क्या है डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 7/5 माइनस 1, सो 200 माइनस 100 100 आएगा,
डिवाइड बाय 7/5 माइनस 1, तो 2/5 ऊपर 5 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250 जूल। मतलब जो हमने हीट दिया, टोटल हीट जो आ रहा है कहीं से इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस में वर्क हो रहा है 100 जूल, इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है 250 जूल। इसका मतलब सिस्टम को हीट कितना लिया, इस सिस्टम ने हीट बाहर से खींचा, यहाँ से हीट खींचा होगा तभी तो ये सारा काम हुआ। ये A टू B गया तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा, इसको हीट मिलेगा बाहर से, तो कितना हीट मिला, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी बढ़ी 250, और उसने खर्चा कितना किया 100, मतलब 350। किसी को तुम्हारी सैलरी नहीं मालूम है ना, लेकिन तुम हर महीने 2 लाख बैंक में जमा करते हो, नहीं 2.5 लाख तुम बैंक में जमा करते हो, 1 लाख खर्च करते हो, कोई भी बता देगा ना तुम्हारा 3.5 लाख सैलरी है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इंटरनल एनर्जी मेन इसमें सोचना है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी चाहिए होता है हमको, लेकिन स्केल में कहीं डेल्टा टी है ही नहीं। डेल्टा टी मालूम होता तो फटाक से हम निकाल लेते, डेल्टा टी नहीं था तो मैंने हटाया। मैं क्या लिखा, एन सीवी की जगह आर अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा टी इज व्हाट T2 माइनस T1, देन nRT2 माइनस nRT1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है इंटरनल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये होता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेंपरेचर। तो दोनों फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं, मतलब डेल्टा यू इफ प्रेशर इज गिवन, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन, देन यूज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, एंड इफ टेंपरेचर डिफरेंस इज नोन, टेंपरेचर डिफरेंस मालूम है तो सिंपली यूज NCV डेल्टा T, NCV जगह अपॉन गामा माइनस, यहीं से अपना काम हो जाता। बट इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिया ये PV ग्राफ है, PV ग्राफ में कहीं पर टेंपरेचर मालूम है नहीं हमको, हमको क्या मालूम है, प्रेशर मालूम है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, ये चीजें मालूम है, टेंपरेचर नहीं मालूम था। तो मैंने T2 माइनस T1 को हटाया, व्हाट वी कैन राइट, nRT2 माइनस nRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब nRT2 को क्या लिख सकते हो, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, P2 V2 सारी वैल्यूज, मतलब अपने को P1 P2, PV ग्राफ में P1 P2 तो मालूम ही रहेगा ना, तो P1 P2 मालूम था, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और P1 V1 भी मालूम, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन यू कैन गेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वर्क के लिए तो अपना वही फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला एक्चुअली होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, ये जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर को मैंने साइड में रहने दिया, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 10 टू 20, 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब, तो 10 और वॉल्यूम में भी चेंज 10 का हुआ, तो टोटल 100 का। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, NCV डेल्टा T व्हिच इज n r अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। तो व्हाटएवर टोटल हीट इज गिवन टू दिस सिस्टम, ये जो हम हीट देते हैं सिस्टम को, वो दो काम करता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क करता है। जो तुम्हारी सैलरी आएगी उससे तुम कुछ बैलेंस करोगे और कुछ खर्च करोगे ना, हम ऐसा ही नहीं करते पूरा खर्च ही कर दिया, पूरा खर्च ही कर दिया मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा, और पूरा अगर बैलेंस कर लिया तब वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुछ खर्चा नहीं करोगे तो जो तुम्हारी सैलरी आएगी पूरी की पूरी किसमें स्टोर हो जाएगी, बैंक बैलेंस में। तो अगर वर्क नहीं होता तो पूरा इंटरनल एनर्जी में चला जाता है हीट, और अगर वर्क पूरा हो गया तो इंटरनल एनर्जी में जीरो चेंज होगा। मतलब ऐसा 3 लाख तुम्हारी सैलरी 3 लाख खर्च ही कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं चेंज हुआ, पूरा का पूरा तुम खर्च कर दिया, मतलब पूरा वर्क हो गया।